देखिए कि ये आपका चौथा टेस्ट है, इसके पहले 3 तक आ चुका है। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सही होगा ये बताना है। पहला में दिया गया है, इसका उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करना है। एकदम सही है। योजना के 2 घटक है, प्रथम बार कर्मचारी बनने वालों को प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना है। तो ये भी आपका सही है। तो देखिएगा कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि 2 घटक दिया गया है, तो पहला घटक तो यहाँ पे आपका दे दिया गया है। दूसरा का घटक में क्या है, तो इसमें बताया गया है कि अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर, आईएनएस तमाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। पहला में दिया गया है, यह एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एकदम सही है। दूसरा में दिया गया, यह परियोजना I-7A के तहत निर्मित किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। यह परियोजना देखिएगा कि आपका रूस के यंत्र शिपयार्ड के तहत किया गया है और इसके निर्माण कार्य में देखिएगा कि 1135.6 करोड़ रुपए का लागत लगा है। तो ये आपका गलत हो गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से युक्त है। ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा कि ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तीसरा का नंबर, मराठा सैन्य परिदृश्य भारत की डैश विश्व धरोहर संपत्ति बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि ये 44वीं सूची बना है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े और भी 12 इसमें शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने उनसे जुड़े आपका इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, तो 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व बायो प्रोडक्ट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और 7 जुलाई को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था। तो अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करना, यानी कि शक्तिशाली बनाना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जाना जाए तो देखिएगा कि अफ्रीका के रियो डी जेनेरो में हुआ था 2025 में इसका बैठक, और ब्रिक्स वैश्विक जनसंख्या का लगभग 45% जनसंख्या इसमें रखता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और सकल घरेलू उत्पाद का बात किया जाए तो ये लगभग 35% इसमें इसका रखता है अपना। तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर एक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है 6ठा नंबर में, हाल ही में समाचार पत्र में या समाचारों में देखे गए अर्क और अरुणिका निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है मौसम पूर्व अनुमान के लिए हाई परफॉर्मेंस कम्युनिटी सिस्टम। तो ये मौसम बताने के लिए लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उस सिद्धांत को स्थापित करता है कि एक सदस्य देश पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 5 है ये बोलता है, और ये न्यूज़ में रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो ये याद रखिएगा। उत्तरी अटलांटिक संगठन की स्थापना कब किया गया था, अगर ये पूछ दिया तो आप 1949 याद रखिएगा। और वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ही इसका मतलब वाशिंगटन संधि के तहत ये स्थापित किया गया था। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनाली मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस आयोजन की गई है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि आप
कार्बन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका उत्तराखंड में है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें ये देखिए कि काजीरंगा आपका एक सींग गेंडा वाले के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। और रणथंभौर तो जानते ही हैं कि ये राजस्थान में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। यह एक छोटी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है, एकदम सही है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से पूंजीगत वस्तु उद्योग को सुपरिभाषित करता है। तो इसमें कौन सा पूंजीगत उद्योग को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका उद्योग जो मशीनरी और उपकरणों का उत्पाद करते हैं, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हें आपका पूंजीगत वस्तु के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा जो टैंक होता है और बड़ा बड़ा आप मशीन देखते हैं, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आर्थिक प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है, एकदम सही है। जैसे कि बाजार तय करता है कि क्या वस्तु उत्पादित करना चाहिए, ये पूंजीगत अर्थव्यवस्था का संकेत है। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सब पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। चाइना तो इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूंजीगत अर्थव्यवस्था के तहत जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये याद रखिएगा। चाइना आपका अमेरिका हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, यूरोप के काफ़ी देश पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार यह निर्णय लेती है कि क्या उत्पाद करना है, ये भी आपका सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है समाज की ज़रूरत के अनुसार। तीसरा का है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवादी प्रणाली को अपनाया है। भारत समाजवादी नहीं, आपका समाजवादी और साथ में पूंजीवादी दोनों को अपनाया है, तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमित निजी भागीदारी के साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण की नीति किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि आपका 12वां पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था, और योजना आयोग के द्वारा ये लाया जाता था, तो ये याद रखेगा। और योजना आयोग अब समाप्त हो गया, उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का जो पंचवर्षीय योजना था उसको अनुमोदन करता था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रारंभिक नियोजन काल में भारत द्वारा अपनाई गई आयात प्रतिस्थापन नीति का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए कि सबसे अच्छा वर्णन अगर देखिएगा प्रारंभिक नियोजन काल में, तो आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना और स्थानीय उद्योगों का संरक्षण करना, ये था। बाद में 1991 में देखिएगा कि इसमें सुधार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक संकट का कारण था? तो इसका कारण था आपका आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ये आपका सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये भी सही है। भुगतान संतुलन संकट, ये भी सही है। तो तीनों था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। 16 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को किस संगठन ने समर्थन दिया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय IMF भी दिया था और विश्व बैंक भी दिया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। और विश्व बैंक, उसके बाद WTO भी इसमें सहयोग किया था, तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक नीति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये आपका वर्णन करता है सरकारी कराधान एवं सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। राजकोषीय नीति से तात्पर्य क्या है? तो कराधान और सार्वजनिक व्यय के संबंध में सरकार की नीति से संबंधित है, तो ये आप
तो जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि आपका निर्यात में वृद्धि हो सकता है और आयात महंगा हो सकता है, तो आयात में कमी हो सकता है, विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हो सकता है। ये तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में के वित्तीय अनुसुधार, ये आपका सही है। आधुनिक और दक्षता में सुगमता, ये भी सही है। निजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, एक से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन सही है ये बताना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में शुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते के अनुवर्ती के रूप में हुई थी, एकदम सही है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं के व्यापार को भी समाविष्ट करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में व्यापार और निवेश व्यवस्था के उदारीकरण के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उद्देश्य का अगर बात किया जाए तो उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि करना, एकदम सही है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना, ये भी सही है। दक्षता को बढ़ावा देना और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा का सर्वप्रथम किसने चर्चा किया था। तो ये चर्चा किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1901 के आसपास में चर्चा किया गया था या 1900 के आसपास में। और देखिए कि इनका एक किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, और उसी में बताया गया था। उस समय देखिए प्रति व्यक्ति आपका आय 18 रुपये बताया गया था, तो उस समय अच्छा खासा था फिर भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो इसमें देखिएगा कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन सा है। तो शिक्षा में निवेश, एकदम सही है। स्वास्थ्य में निवेश, कार्य और प्रशिक्षण, ये तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 में पूछा जा रहा है कि पूंजी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें और देख लिया जाए तो चलिए इसमें ऑप्शन देखा जाए। पहला में दिया है भौतिक पूंजी मूर्त होता है जबकि मानव पूंजी अमूर्त होता है, एकदम सही है। भौतिक पूंजी मूर्त होता है और अमूर्त पूंजी अमूर्त होता है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों बाजार में बेचा जा सकता है। दोनों बाजार में कैसे बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, भौतिक पूंजी बेचा जा सकता है, मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। अब एक डॉक्टर है तो उसे बेचा कैसे जाएगा, उसका निर्माण ही होगा, उसे बनाया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें देखिएगा तीसरा में दिया गया है भौतिक पूंजी को उनके स्वामी से पृथक किया जा सकता है जबकि मानव पूंजी अपने स्वामी से अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं, ये आपका एकदम सही है। भौतिक पूंजी यानी पैसा हो गया, जमीन हो गया, तो ये तो अलग किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। लेकिन जो मानव पूंजी है वो अपने स्वामी के साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो वो तो अपने आप से जुड़े रहेंगे हमेशा। अगला है मानव पूंजी भौतिक पूंजी की तरह देश के बीच पूर्णतः गतिशील है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था 12 जुलाई को। तो ये आप याद रखिएगा 12 जुलाई को किया गया था, कभी इसका पूछ लें। और देखिए कि इसकी स्थापना बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो ये भी याद रखेगा कि शिवरमन समिति के सिफारिश पे किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है हेडक्वार्टर, तो ये भी आपको याद रखना है, इतना जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री धान कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें आपको बताना है
तो देखिए पहला में दिया गया है, यह योजना 200 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास का लक्ष्य रखता है। ये आपका देखिए कि 100 जिलों को रखता है, 200 नहीं। पहले 100 पे ही ये अपनाया गया है, बाद में बढ़ाया जाएगा। तो ये तो आपका गलत है, पहला गलत है। तो इसमें देखिए कि ये कट गया, ये कट गया। दूसरा का देखिए, इस योजना के अंतर्गत जिलों की पहचान उच्च उत्पादकता और फसल तीव्रता के आधार पर की जाती है। ये भी आपका गलत है। देखिए कि जिलों की पहचान 3 प्रमुख संकेतों के आधार पर की जाती है। निम्न उत्पादकता, यानी कि उसका उत्पादन निम्न होना चाहिए। और उसके बाद देखिएगा कि निम्न के साथ साथ निम्न फसल तीव्रता और सीमित ऋण वितरण होना चाहिए। तो ये 3 आपका हो जाएगा। निम्न सीमित वितरण और फसलता भी तीव्रता नहीं होना चाहिए, तो ये आपका होगा। तो ये भी गलत है। इस योजना में राज्य कृषि विश्वविद्यालय को तकनीकी भागीदारी के रूप में सम्मिलित किया गया है। एकदम सही है। तो इसमें देखिए कि आपका केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और इनकी प्रारंभिक स्थापना का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा, पहला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये कब लाया गया था? तो ये आपका 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को लाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये कब लाया गया था? मनरेगा, ये 2005 में लाया गया था। इसमें देखिए कि 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, 2025 में अपडेट किया गया है। तो VG राम जी कर दिया गया है और ये आपका बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण, तो ये देखिएगा कि आपका 2016 में लाया गया था। और इसके बाद है जल जीवन मिशन, ये 2019 में लाया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देखिए कि ये तो लाइन से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है, यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लक्षित करता है। एकदम सही है। उसके बाद ये बताता है, इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं और अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है, पंचायती उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सही है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा, पहला में दिया गया है, यह ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति के मापने और निगरानी करने हेतु विकसित किया गया एक समग्र सूचकांक है। एकदम सही है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। एकदम गलत है, नीति आयोग के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इसमें देखिएगा कि आपका सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं शासन संबंधित संकेतों का उपयोग करके ये मूल्यांकन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। और देखिएगा कि ग्राम पंचायत, ये आपका पंचायत उन्नति सूचकांक के तहत ये काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा। पहला ये सही है, दूसरा का गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, ये ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया गया है कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिनों के अकुशल मजदूरी सहित रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। ये 150 नहीं, 125। उसके बाद दिया गया है, यह अधिनियम पूरे वर्ष निरंतर रोजगार अनिवार्य करता है तथा राज्यों को कृषि के चरम मौसम के दौरान कार्यों को निलंबित करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि एक वर्ष में यानी 365 दिन में 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया है। और वो किस कंडीशन में? जब रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अगर रोजगार मिल रहा है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ग्रामीण आर्थिक स्थिति और मत सर्वेक्षण रिसर्च के निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा संचालन किया जाता है? तो ये संचालन किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, ताकि स्थानीय स्तर पे आपका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके और स्थानीय जो गरीब नागरिक हैं उनको आर्थिक सहायता दिया जा सके।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों का समग्र वित्तीय घाटा 2024-25 में कितना था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीडीपी का आपका 3.2% था। जरूर ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट बढ़िया से पढ़ाए हैं तो उसको जाके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो ये सब आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरीना के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितना है। तो भारत का रैंकिंग देखिएगा कि चतुर्थ है, चौथा नंबर पे है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कृषि वर्ष 2024-25 के लिए है, तो यानी कितना है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि 3577.3 लाख मीट्रिक टन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा शुष्क प्याज उत्पादन करता है। तो देखिए कि शुष्क प्याज आपका भारत हो जाएगा, भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत में भी महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगर राज्य में पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, महाराष्ट्र करता है। चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, पश्चिम बंगाल है। वहीं पे गेहूँ उत्पादन में देखिए तो आपका गेहूँ उत्पादन में कौन हो जाएगा, तो यूपी हो जाएगा। और ईख उत्पादन में भी यूपी है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखिए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। जूट उत्पादन में याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और भारत प्रथम स्थान पे है पूरे दुनिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत का रैंकिंग बताना है, तो भारत का रैंकिंग आप इसमें देखिएगा तो 38वां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 16वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को केंद्र से आवंटन के रूप में वर्टिकल शेयर के रूप में केंद्रीय सरकार ने कितने प्रतिशत स्वीकार किया है। यानी कि जो भी केंद्र सरकार पास पैसा जाता है तो उसमें से कितना परसेंट राज्यों में बांटा जाता है, आसान भाषा में यही होगा, तो उसमें कितना परसेंट वो बांट देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 41%। पहले 40% था, उससे बढ़ के अब 41% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है बजट 2026-27 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो आपका 4.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2026-27 में उल्लेखित कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए आर्थिक विकास को गति देना सम्मिलित है, आकांक्षाओं की पूर्ति करना सम्मिलित है, रक्षा निर्यात को सुदृढ़ करना ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। कर्तव्य में सबका साथ सबका विकास भी सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति, जिसे शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तावित परिव्यय कितना है, यानी कितना इसमें बजट पास किया गया है, तो 10,000 करोड़ पास किया गया है। तो बायोफार्मा जो मेडिसिन से संबंधित होता है इसमें बढ़ावा देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बजट 2026-27 के अनुसार रेयर अर्थ कॉरिडोर किन राज्यों में प्रस्तावित है। तो देखिए कि 4 राज्य याद रखेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा और केरल। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बाजार का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बड़ी कंपनी होता है, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए कि इससे पहले देखिए कि एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारा ऐसे आइडिया और भी बहुत सारा था कंपनी था जो कि आपको सर्विस कराता था मोबाइल के जो नेटवर्क होता है उसके लिए। लेकिन जियो क्या किया, जियो आया और पहले फ्री में बांटा तो सारे कंपनी तो डूब गया लोग, उसके बाद अब जितना मांगेगा उतना आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका मोनोपोलॉजी हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। हालांकि अभी भी 2-3 बचा है, एयरटेल और वोडाफोन ये सब मिल के, लेकिन फिर भी देखिएगा कि अगर धीरे धीरे वो भी कंपनी डूब गया तो जियो अगर कहेगा कि महीना का 1,000 चाहिए तो आपको ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है मोनोपोलॉजी और एकाधिकार बाजार में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बड़ी संख्या में फर्म जो भिन्न भिन्न उत्पादों का विक्रय करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना किस वर्ष शुरू की गई थी।
तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 2020 में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये देखिए कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है, यानी कि कोई उत्पादन पे ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो PLI है ये उसमें सहायता करता है आर्थिक आधार पे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फार्मा टूल्स हो जाएगा, ऑटो मोबाइल हो जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की संशोधित संभावित विकास दर क्या है। तो संभावित विकास दर देखिए तो 7.0% रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लेखित पावर गैप की अवधारणा का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। तो कौन करता है, तो देखिए पावर गैप का मतलब क्या होगा, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक प्रभाव के बीच अंतर को ही पावर गैप बोला जाता है। आर्थिक क्षमता और रणनीतिक प्रभाव क्या होता है, तो देखिए आर्थिक क्षमता, अगर कोई कंपनी के पास ब्लू चिप कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, तो वो जो आपका रणनीतिक प्रभाव डालेगा और भी कंपनी जो होगा उससे ज़्यादा डालेगा। जैसे कि अभी हम आपको जियो के बारे में बताए हैं, तो वो इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजकोषीय गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। तो कौन सा कारक इसमें सुधार को दर्शाता है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि सही पूछ रहा है कि गलत। पहला में देखिएगा कि उच्च पूंजीगत व्यय एकदम सही है, राजकोषीय घाटा में कमी एकदम सही है, बढ़ी हुई उपभोग सब्सिडी, सब्सिडी आपका जैसे कि अगर सरकार सब्सिडी दे रहा है तो वो तो घाटा ही होगा, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजकोषीय लोक लुभावनावाद के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त बैठता है या वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्पादकता में वृद्धि के बिना अत्यधिक राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में उत्क्रमी इनपुट लागत संरचना में योगदान देता है। तो कौन सा कारक योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च विद्युत शुल्क, उच्च लॉजिस्टिक लागत, कुशल ऊर्जा मूल्य निर्धारण, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है या उद्देश्य है, इसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है बाजार तक पहुंच, एकदम सही है। अगर मान लीजिए कि बिहार के किसी राज्य में कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है और वो युगांडा जैसे देशों में या और भी जैसे केन्या हो गया, साउथ अफ्रीका, तो अगर फ्री आपका ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगा। तो एक देश दूसरे का देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका है और इधर भारत है, अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो कोई भी उत्पाद अगर भारत और अमेरिका में हो रहा है तो ये एक दूसरे में आसानी से बेच सकते हैं जाके। तो जो कृषक होंगे या व्यापारी होंगे उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा, तो ये सही हो जाएगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण, ये भी सही है। निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, कम करना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए कि बी सही हो जाएगा। इनमें तुलनात्मक लाभ के आधार पर विभिन्न देशों में उत्पादन का विखंडन शामिल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की संरचनात्मक बाह्य क्षेत्र संबंधित बाधा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की संरचनात्मक बाह्य क्षेत्र संबंधित बाधा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है यानी कि वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि बी सही हो जाएगा, कमजोर विनिर्माण निर्यात आधारित दीर्घकालीन बाह्य संतुलन को सीमित करना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय विश्वसनीयता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन कारकों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा 52 का, तो किन कारणों पर आधारित है, तो देखिए मजबूत राजस्व संग्रह सही है, पूंजीगत व्यय और बदलाव ये भी सही है, राजस्व व्यय का विस्तार, राजस्व व्यय का विस्तार आपका इसमें नहीं होगा,
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की मुद्रास्फीति में क्षेत्रीय विभिन्नता मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों में से है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका आपूर्ति की स्थितियों में अंतर सही है, मौद्रिक नीति में अंतर, उपभोग स्वरूप में अंतर, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, तो एक से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता करता है? तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में कौन सा सहायता करता है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला देखिए कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, एकदम सही है। आपूर्ति श्रृंखला में अगर सुधार किया जाएगा तो मुद्रास्फीति में सुधार होगा। और स्थिर व्यापक आर्थिक नीति है, ये भी आपका हो जाएगा। खाद्य कीमतों में वृद्धि होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, खाद्य में कीमतों में कमी होना चाहिए। तो 1 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को सबसे अच्छी तरीका से समझाता है? तो देखिएगा कि इसमें आपका मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं स्थिर बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में अल्पकालीन मुद्रास्फीति अस्थिरता का प्रमुख चालक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाद्य कीमतें, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में समाजवादी औद्योगिकी ढांचे की नींव रखने वाला ऐतिहासिक औद्योगिकी नीति संकल्प किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 1956 हो जाएगा, 1956 में किया गया था। फिर उसके बाद देखिए कि आर्थिक नीति में सुधार या उदारीकरण कब लाया गया था? तो ये आपका 1991 में लाया गया था, दोनों डेट याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय 1951 से लेके 56 तक चला था, तो ये भी आपको याद रखना है। कुल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चला, तो आगे मिलेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है? तो कौन सा परिस्थिति हो सकता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण मुद्रास्फीति दबाव, ये एकदम सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के साथ धीमी आर्थिक वृद्धि, ये भी सही है। कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण समग्र आर्थिक गतिविधि में कमी, ये भी सही है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिकूल प्रभाव, ये भी आपका सही है। तो चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, केंद्र सरकार के निम्नलिखित व्ययों में से किसे परंपरागत रूप से गैर योजनागत व्यय की श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि आपका पूर्व ऋणों पर ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चालू खाता अधिशेष वाला अर्थव्यवस्था है? तो कौन सा देश है? तो इसमें देखिएगा कि आपका जर्मनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड, कनाडा, ये आपका पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और देखिए आगे 61 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अनकैड के द्वारा ये किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये दर्शाता है कि किस देश में आसानी से कोई कंपनी वहाँ पे या एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाया जा सकता है, या कोई कंपनी उसमें विदेशी कंपनी आ सकता है। तो जितना ज़्यादा उदारवादी नीति होगा उतना ही अच्छा होगा। हालांकि भारत में तो संतुलित किया गया है, तो आपका पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रेयस्थ या SHRESTH सूचकांक का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्ट सूचकांक का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये देखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे आंकड़ा है
इससे संबंधित उसको पब्लिक फील्ड में ला के दिखाना, और इसमें आपका स्पष्टता करना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 के बाद 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन इक्वेस्ट पुरस्कार 2025 का विजेता है? तो इसका विजेता का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीबी फातिमा स्वसहायक संघ। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि 30 गांवों में 5,000 से अधिक किसानों को ये सहायता दिया है, इसके कारण ये प्रथम स्थान पे आए हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये पुरस्कार देखिए कि 2002 में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश बुद्धिहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष के ओपन वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये देखिए कि भारत के द्वारा पहला व्यक्तिगत जीता गया है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कि आपका पहला में दिया गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, एकदम सही है। वर्ष 2025 का विषय है वीविंग इमोशनल इनटू ट्रेडिशन, ये अभी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा रुद्रास क्या है? तो ये देखिएगा कि ये आपका भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, तो ये आपको याद रखना है। पहले विवेक एक्सप्रेस था, अब इसके स्थान पे रुद्राक्ष आ गया है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत खोजना है। तो इसमें देखिए आपका कार्डोबा की मास्क कैथेल ये स्पेन के हैं, एकदम सही है। वाटर बर्ग बायो रिजर्व ये दक्षिण अफ्रीका में है। हुआन यांग द्वीप ये आपका दक्षिण चीन सागर में है। बेलम ये आपका इजराइल में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट इसका सही हो जाएगा। और देखिएगा कि ये आपका ब्राज़ील में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, केरल ने डीजी केरलम नामक एक पूर्ण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो ये तो आपका सही है। केरल भारत का दूसरा डिजिटल रूप से साक्षर राज्य है, दूसरा नहीं है पहला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, वर्ष 2025 की एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था शिमकेंट में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती हैं, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। रामसर सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था जिम्बाब्वे में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है? तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। देखिए कि सरकार अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं पे सरकार अगर कोई हाईवे बना रहा है या कोई बड़ा कंपनी बना रहा है सरकारी, तो उसमें सरकार को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसी को बोला जाता है पूंजीगत प्राप्तियाँ के अंतर्गत आएगा, यानी कि उससे पूंजी लगाएगा तो उसमें प्राप्ति होगा। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त राशि, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है? तो इसमें नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है ब्याज भुगतान, एकदम सही है। सब्सिडी पे भी आपका ब्याज आता है। वेतन और पेंशन, ये अच्छा, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, वेतन और पेंशन, इस सब पे राजस्व व्यय किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क, ये आपका नहीं होगा इसमें, तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है पूंजीगत व्यय से भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है, एकदम सही है। जैसे हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे या बंदरगाह बनता है, तो ये सब आपका हो जाएगा। राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों
को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम को पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो ये देखिए कि ये भी आपका सही है। सार्वजनिक उपक्रम यानी कि सरकार आपका स्टेट हाईवे बना रहा है या कोई बंदरगाह बना रहा है, तो ये सब आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गैर योजना राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है, यानी कि सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ब्याज भुगतान। तो भारत सरकार के द्वारा जो ब्याज भुगतान किया जाता है सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्राथमिक घाटे को सुपरिभाषित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटक है? तो चालू खाते के घटक आप देखिएगा कि आपका वस्तुओं में व्यापार, ये आपका सही हो जाएगा। सेवाओं में व्यापार, ये भी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं होगा, तो ये आपका भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं आएगा, चालू खाता के अंतर्गत। प्रेषित धन यानी प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि, जो यहाँ से विदेश जाता है लोग, कमा के भेजता है लोग, उसी को प्रेषित धन बोला जाता है। तो ये भी सही है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा में उतार चढ़ाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपको देखिएगा, पहला में दिया गया, मुद्रा अभिमूल्यन से निर्यात बेहतर होता है। मुद्रा अभिमूल्यन से निर्यात बेहतर होता है, निर्यात बेहतर नहीं होता है, आयात बेहतर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि मुद्रा ये अभिमूल्यन है, अवमूल्यन होता है, तो उसमें निर्यात बेहतर होता है। इसमें क्या होगा कि जो अपने देश का मुद्रा है वो महंगा हो जाएगा, तो निर्यात आपका खराब हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। मुद्रा अवमूल्यन आयात बिल में वृद्धि की ओर ले जाता है, ये भी आपका देखिएगा, मुद्रा अवमूल्यन आयात बिल में वृद्धि की ओर ले जाता है, एकदम सही है। मुद्रा अवमूल्यन होगा तो इसमें जो देश का मुद्रा रहता है वो गिरता है और निर्यात बेहतर होता है और आयात बिल में वृद्धि करता है, तो ये आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा विनिमय दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है, अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि भारतीय रुपये के अवमूल्यन को दर्शाता है, एकदम सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में लाभ का संकेत देती है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है? तो सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण यानी पब्लिक गुड्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका राष्ट्रीय रक्षा, ये नहीं होगा, सार्वजनिक पार्क हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परियोजना आय को बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे जोड़कर प्राप्त किया जाता है? तो किसे जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ये आपका हो जाएगा शेष विश्व से अन्य चालू अंतरण, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पक्ष पर केंद्रित सकल घरेलू उत्पाद के आकलन की विधि कौन सी है? तो कौन सा आकलन विधि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यय विधि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्य किसी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की मात्रा के सूचक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है, जीडीपी
डिफ्लेटर में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती है, जबकि सीपीआई में केवल परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल होती है। एकदम सही है। सीपीआई में आयोजित वस्तुओं की कीमतें शामिल होते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। ये भी आपका सही है। सीपीआई में निश्चित भार का उपयोग किया जाता है, जबकि जीडीपी में डिफ्लेटर में भार उत्पादन के स्तर के साथ बदलते रहते हैं। ये भी आपका सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चल निधि जाल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखिएगा कि ऐसी स्थिति जिसमें ब्याज दरें अत्यधिक निम्न होती है और लोग बॉन्ड के स्थान पे नगद रखना पसंद करते हैं, उसे चल निधि जाल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसे चालू खाता में आप पैसा जमा कीजिएगा तो बहुत कम उस पर ब्याज मिलता है, तो ज़्यादातर आदमी सोचता है कि अगर वो कैश में रहेगा तभी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बॉन्ड बाजार में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से बॉन्ड के मूल्य बढ़ते हैं और ब्याज दरें घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, पहला में आपका भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। एकदम सही है, मौद्रिक नीति यही लागू करता है, यही बनाता है। भारत में मुद्रा नोट और सिक्के दोनों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है। देखिएगा कि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा तो आपका आरबीआई जारी करता है और निर्गम करता है, लेकिन वहीं पे सिक्का देखिएगा कि सिक्का आपका वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्गम किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था, और याद रखिएगा कि राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, और साथ में याद रखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार में। एक और चीज़ याद रखिएगा, 1984 में फिर से 1979 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सबसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, मुद्रा नोटों और सिक्कों को मिलाकर निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसे देखिएगा कि आपका वैध कागजी मुद्रा, तो ये तो हो जाएगा, ये वैध कागजी मुद्रा रहता है। विधिमान मुद्रा और वस्तु मुद्रा, विधिमान मुद्रा हो जाएगा, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है, सही पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, इसमें पहला में दिया गया, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, M1 में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा और वाणिज्य बैंकों में मांग जमा शामिल होता है। एकदम सही है। M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि M3 M4 को व्यापक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकदम सही है। M3 में M1 के अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों की निवल समय जमा शामिल होता है, ये भी सही है। M1 मुद्रा आपूर्ति का न्यूनतम तरल रूप है, जबकि M4 सबसे अधिक तरल है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा ये आपका इसमें आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही है। तो इसमें देखिएगा कि 1 2 3 आपका सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के सूचक के रूप में निम्नलिखित में से किस माप का सर्वाधिक प्रचलन उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कि आपका उपयोग किया जाता है इसमें M3 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। M3 को M1 में वाणिज्य बैंकों की निवल समय जमा को जोड़कर परिभाषित किया जाता है, अभी हम लोग देखे थे लोग, और अत्यधिक चल निधि मुद्रा तथा बैंकों में रखी दोनों बचत में ये समाहित होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है।
इसमें देखिए पहला में दिया गया है, यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होती है, एकदम सही है। इस अधिनियम के तहत राज्य वित्तीय घाटे में प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद की 1% की कमी करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका देखिएगा 1%, इसमें राजस्व 1% की कमी करना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, हालांकि कमी करना है लेकिन अनिवार्य नहीं है, तो ये शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम ऋण के अलावा किसी अन्य रूप में ऋण नहीं ले सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र में रिकार्डो समतुल्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए है कि सरकारी घाटे में वृद्धि के प्रत्युत्तर में व्यक्ति अपनी बजट में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मुद्रा जमा अनुपात यानी CDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है, मुद्रा जमा अनुपात को जनता द्वारा धारित मुद्रा और उनके बैंक जमा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, एकदम सही है। त्योहारों मौसमों के दौरान नकदी रखने की अधिक प्राथमिकता के कारण मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आरक्षित जमा अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, आरक्षित नगद निधि अनुपात के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निर्दिष्ट अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों जैसे कि तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। तो इसमें दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो CRR होता है ये RBI के पास जमा होता है, निश्चित रूप से RBI के पास, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। स्वाधिक चल निधि अनुपात SLR के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि एक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। उल्टा डिफिनेशन दिया है, ये अपने पास एक उसका दिया रहता है कि कितना % रखना है, वो रखना पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि कौन सा सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा, दोनों में से कोई सही नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के तुलन पत्र के परिसंपत्तियां पक्ष में दिखाई देती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण, ये स्वर्ण मुद्रा रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में केंद्रीय बैंक का अंतिम ऋणदाता के रूप में भूमिका मुख्यतः निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है, तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखना है, जब व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाएं अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उन्हें ऋण प्रदान करना, ये आपका गलत हो जाएगा। अल्पकालीन वित्तीय संकट का सामना कर रहे वाणिज्य बैंकों को आपातकालीन चल निधि सहायता प्रदान करना, ये आपका एकदम सही है। उधार देकर सरकार को उनके राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसमें मौद्रिक नीति में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है खुला बाजार परिचालन, एकदम सही है। ये क्या है, ओपन मार्केट परिचालन, ये आपका देखिएगा कि सरकार की तरफ से RBI कोई सामान बेचता है तो उसी को बोला जाता है। समाधिक चल निधि अनुपात, ये एकदम सही है, SRR हो जाएगा। आरक्षित नगद निधि अनुपात, ये भी सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा प्रबंधन, ये आपका गलत है, तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने का अर्थव्यवस्था में चल निधि की स्थिति पर संभावित प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए कि RBI जब कम करेगा तो अर्थव्यवस्था में समग्र चल निधि में वृद्धि होगा, यानी मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली अवरुद्धता की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है, तो सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन वर्णित करता है, तो देखिए कि घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर
विदेशी पूंजी अंतर्वाह के प्रभाव को निष्प्रभावी करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंद अर्थव्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है। तो देखिए कि जब बंद अर्थव्यवस्था रहता है तो ना आयात होता है ना निर्यात होता है। तो इसमें देखिए कि एक अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता है, आयात निर्यात बंद होता है, तो ये हो जाएगा जैसे उत्तर कोरिया है। तो उत्तर कोरिया अगर अपवाद छोड़ दिया जाए चाइना का और रसिया का, तो उसके बाद उसका अर्थव्यवस्था बंद ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि अभी पूरे विश्व में देखिएगा तो ऐसा देश नाम मात्र के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेष आहारता अधिकार एसडीआर का मूल्य निम्नलिखित में से किन मुद्राओं के समूह के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिकी डॉलर, यूरो डॉलर, चीनी डॉलर, जापानी येन। एकदम सही है, तो ये चारों आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने या कम करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि विदेश से पूंजी अंतर्वाह एकदम सही है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां कम करना ये भी सही है। घरेलू कर राजस्व में वृद्धि ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक देखिएगा कि आपका जॉन मेनार्ड कीन्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। इसमें सही का उत्तर चुनाव करना है। तो इसका देखिएगा कि आपका संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों का अधिग्रहण हो जाएगा। तो ये सही है। भवनों, सड़कों, अन्य भौतिक अवसंरचना का विकास ये भी सही है। बौद्धिक संपदा उत्पादों जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर का सृजन ये भी आपका सही है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, कल्याण के एक संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है, जीडीपी में वृद्धि से सदैव समाज के सभी वर्गों के कल्याण में सुधार होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, सभी वर्गों में सुधार नहीं होता है। तो ये सब शब्द पे सभी केवल इस सब पे ध्यान देना है। दूसरा में देखिए, जीडीपी में गैर मौद्रिक लेन देन जैसे अवैतनिक घरेलू कार्य तथा वस्तु विनिमय शामिल नहीं होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। जीडीपी बाह्यताओं जैसे पर्यावरण, प्रदूषण और सामाजिक लाभों को प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ये भी आपका सही है। जीडीपी आपका देश का जो समृद्धि है उसको ये दर्शाने में काम आता है। तो देखिए कि ये एक गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, किसी समाज में आर्थिक विकल्प के पीछे का मूलभूत कारण निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। तो सबसे अच्छा इसमें कौन बता रहा है। तो इसमें देखिएगा कि आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की कमी, ये आपका किसी समाज में आर्थिक विकल्प के पीछे का मूलभूत कारण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अवसर लागत की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। तो इसमें कौन सा दर्शा रहा है। तो ये देखिएगा कि सीमित संसाधन के कारण एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का चयन करना। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कार्य करने वाली फर्मों की सर्वोत्तम विशेषता बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वे बाजार मूल्य को दिए गए रूप में स्वीकार करती है और उसके अनुसार उत्पादन को समायोजित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांग की कीमत लोच की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये आपका करता है कीमत में बदलाव के प्रति मांगी गई मात्रा की प्रतिक्रियाशीलता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि जैसे जैसे परिवर्तित कारक की अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, सीमांत उत्पादन अंततः घटने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन। किसी फर्म की लागत एवं राजस्व विश्लेषण के संदर्भ में लाभ अलाभ बिंदु निम्न में से किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जब कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत लागत की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो इसका अगर परिभाषा देखा जाए सीमांत लागत के सिद्धांत, तो इसका परिभाषा आपका सबसे अच्छा दिया गया है। एक अतिरिक्त इकाई के निर्गत में होने वाली अतिरिक्त लागत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्प अधिकार की बाजार संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका कुछ फर्मों का बाजार पर प्रभुत्व और नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तरीय वस्तुओं का सही वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा सही वर्णन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ताओं की आय बढ़ने पे घट जाती है। तो देखिए कि जब उपभोक्ता का मांग बढ़ेगा तो उसका आय घट जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे उपभोक्ता व्यवहार बोला जाता है। जैसे कि एक चीज समझिए कि कोई व्यक्ति अभी 20,000 का महीना कमा रहा है, तो वो जाएगा तो बाजार में देखिएगा कि जो सस्ता वस्तु होगा उसको खरीदेगा अपने परिवार के अनुसार। लेकिन अगर वही 2 लाख का महीना कमाने लगेगा तो वो ऑनलाइन ही मंगाने लगेगा और वही चीज़ महंगा रूप में मंगाने लगेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे उपभोक्ता व्यवहार के बारे में बात किया जा रहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वही काजू देखिएगा कि 2,000 रुपये किलो वाला खरीदेगा लोग, और जिसके पास कम पैसा है तो वही बाजार में जो सस्ता मिलेगा उसे खरीदेगा लोग। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। विभिन्न देशों के बीच विकास के स्तरों की तुलना के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय को कुल आय की तुलना में अधिक उपयुक्त संकेत क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है कि यह जनसंख्या के आकार में अंतर को ध्यान में रखती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर मौद्रिक नीति की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक ऋण नियंत्रण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऋण पर नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक प्रत्यायन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका नैतिक प्रत्यायन के बारे में बताना है। इसका हो जाएगा आपका आरबीआई द्वारा बैंकों को प्रभावित करने हेतु अनौपचारिक प्रत्यायन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेपो दर में वृद्धि का सही प्रभाव दर्शाता है? तो रेपो दर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रेपो दर क्या होता है? जिसपे आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है उसी को रेपो दर बोला जाता है। तो इसमें देखिए कि ऋण की मांग में कमी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राथमिक उद्देश्य देखिएगा कि आपका मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए बी सही हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से घटक इसकी गणना में शामिल हैं? ये हर बार एक क्वेश्चन इससे आता ही है, तो इसके डिटेल में थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा। इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो इसमें आय आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा। और देखिए कि इसमें
तीनों घटक शामिल है, तो ये आप याद रखेगा। और ये यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचकांक के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आप याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो देखिए कि प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग से संबंधित गतिविधियां, जैसे कि कृषि, पशुपालन, ये सब आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका ऐसी स्थिति जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियोजित हो, उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसे और समझा जाए तो देखिए कि गाँवों में कृषि, जैसे कि किसी के पास मान लीजिए कि 2 एकड़ जमीन है। अब 2 एकड़ जमीन में कृषि करने के लिए 4 व्यक्ति ज़्यादा है, यानी कि 4 व्यक्ति आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए पूरे घर भर का आदमी 20 व्यक्ति है, तो 20 व्यक्ति इसमें लगा रहता है, तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। अगर मान लीजिए 16 व्यक्ति है, उन लोगों के पास रोजगार रहता, तो वो इसमें नहीं काम करता लोग, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्री संबंधित कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में उच्चतर बचत दर के निहितार्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था की निवेश करने की क्षमता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोक कीमत सूचकांक WPI को किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का व्यापक संकेतक क्यों नहीं माना जाता है। तो थोक कीमत सूचकांक को किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की व्यापक संकेतक को क्यों नहीं माना जाता है, ये पूछ रहा है। इसका कारण है, इसमें कीमत मानव से सेवा क्षेत्रों को बाहर रखा जाता है, इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 126 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मौद्रिक नीति के साधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण उधार देता है, एकदम सही है। रेपो दर में वृद्धि से बैंकों द्वारा उधार लेने में कमी आने और अर्थव्यवस्था में चल निधि घटने की संभावना होती है। देखिएगा जैसे कि रेपो दर आपका आरबीआई जो है, यहाँ एसबीआई को ऋण दे रहा है। अब मान लीजिए कि ऋण आपका 4% पर दे रहा है, अगर 4% से ये घटा के 3% पर अगर ऋण देने लगेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, एसबीआई क्या करेगा, आरबीआई से ज़्यादा ऋण लेगा। और आरबीआई जब ज़्यादा ऋण होगा तो ज़्यादा इसके पास पैसा होगा, तो मार्केट में ये भी कम ब्याज दर पे देगा व्यक्तियों को, तो मार्केट में ज़्यादा चल निधि की संभावना रहेगा। लेकिन 4% से ये आपका बढ़ा के सीधे 7% कर दिया, तो अब ये आरबीआई कम ऋण लेगा, और कम ऋण लेगा तो यहाँ मार्केट में आपका ब्याज दर होगा वो बढ़ा देगा, तो आम व्यक्ति भी जो होंगे तो वो कम लेंगे पैसा, तो इससे क्या होगा कि उसमें आपका चल निधि घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये गलत है, और अच्छा ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें घटने का बात कर रहा है, ये एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से किसका ये डेफिनेशन बता रहा है। तो देखिएगा देश ए में मुद्रास्फीति की दर देश बी की तुलना में अधिक है, जबकि दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर बनी हुई है। देश ए के व्यापार संतुलन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव क्या होगा। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव होगा कि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक कम होने के कारण व्यापार घाटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये तो सीधा स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समष्टि आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्राउडिंग आउट प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव का वर्णन सर्वाधिक करता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कि सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तु विनिमय प्रणाली की मूलभूत सीमा का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षाओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन,
आधुनिक बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांग जमा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसमें आपका देखिएगा कि जमाकर्ता द्वारा मांग पर निकाली जा सकने वाली जमा राशि, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 तक प्रभावी रहेगा, ये कब तक प्रभावी रहेगा? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 31 मार्च 2030 तक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियन 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि कांस्य पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, मतदान केंद्रों के संयुक्त संगीतीकरण के प्रयास में बिहार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सीमित हो, यानी कि कितना रहने का? तो ये 1200 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा कि विपुल एम पंचोली ये आपका 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीताकुंड मेला बिहार के किस जिला में आयोजित होता है? तो सीताकुंड मेला देखिएगा कि आपका मुंगेर में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और सोनपुर मेला किस जिला में? तो छपरा जिला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, अपना घर पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है, कौन सा सही कथन है? तो ये आपका हो जाएगा, यह भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक पहल है, एकदम सही है। इसका उद्देश्य राजमार्गों के किनारे ट्रक चालकों के लिए आरामदायक एवं स्वच्छ विश्राम स्थल उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। यह पहल ईंधन आउटलेट पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा कार्यरत की जाती है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास को सिम्बेक्स बोला जाता है और इसका आयोजन आपका सिंगापुर में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें भारत के तरफ से आपका INS सतपुरा ने भाग लिया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ऑपरेशन महादेव प्रारंभ किया गया था, तो ऑपरेशन महादेव कब और किस लिए चलाया गया था? तो श्रीनगर में उग्रवादियों के विरुद्ध आतंकवादी रोधी अभियान चलाया गया था, उसी का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 140 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है 2025 में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, एकदम सही है। वर्ष 2025 का थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं तक थी, ये भी आपका सही है। और 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यदि बैट को 52 और डॉग को 58, तो हॉर्स को क्या दिया गया है, मतलब क्या होगा कोड? तो देखिए बी आपका कोड क्या होता है, 2 होता है, एक का आपका 1 हो जाएगा और टी यानी 20। इसी प्रकार कोड भाषा में इसका बताना है। और इसमें कुल कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर हैं, 1 2 3, तो 20 1 21 और 2 23, 23 हो गया और 3 अक्षर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका 26 हो जाएगा और 26 में गुना कर दीजिए 2 से, तो आपका 52 आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी 3 अक्षर है और DOG, तो डी का यानी कि 4 हो जाएगा, ओ का यानी 15 हो जाएगा और जी का आपका 7 हो जाएगा, तो 11 और 15 कितना होता है? 27। और तो ये 4 और 15 19 और 6 26 होगा, 26 और 3 अक्षर है तो 27, 26 और 3 29 हो जाएगा और 29 में 2 से गुना करेंगे 58। ऐसे ही आपको निकालना है, उसमें 5 जोड़ देना है
और 2 से गुना कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 141 का राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 140 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 392 हो जाएगा। इसमें पैटर्न देखिएगा कि आपका 5 दूनी 10 और -2 कीजिएगा 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और इसमें 3 कीजिएगा तो 8 दूनी 16। अच्छा, इसमें 2 से गुना कराया है और फिर 2 माइनस, इसमें 3 से गुना कराया है यानी 8 3 24 और 3 माइनस, इसमें 4 से गुना कराएगा और 4 माइनस 84 होगा, तो वैसे ही कीजिएगा तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस शब्द युग्म को चुनिए जिसका संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान है। न्यूरॉन और मस्तिष्क इधर दिया गया है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। पिक्सेल, ये आपका ए सही है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि दिए गए विकल्प विषम शब्द इसमें चुनना है, तो इसमें विषम शब्द देखिएगा कि आपका डी हो जाएगा। तो ये आप रीजनिंग है, आप बना लीजिए, हम आंसर बता देते हैं, ये तो इजी ही होता है। 145 का राइट आंसर आपका बी दिया गया है, 146 का ए हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें 147 देखिएगा, तो 147 का आपका ए हो जाएगा। 148 का देखिएगा तो ये आपका सी हो जाएगा। और 149 का देखिएगा तो सी दिया गया है। 150 का देखिएगा तो आपका बी दिया गया है। अगर कहिएगा तो रीजनिंग मैथ भी पढ़ा देंगे, 10 ही तो दिया रहता है और रीजनिंग तो इजी होता है, तो ये तो कोई भी बना लेता है। तो इस प्रकार देखिएगा कि इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए और प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले का आप देख सकते हैं, साथ में एडिटोरिया और भी जो भी टेस्ट सीरीज है उसको भी देख सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।